प्रिय बच्चों, परीक्षा में बहुत अधिक दिन नहीं रह गया है, इसलिए आप लोग तत्परता के साथ और मनोयोग के साथ परीक्षा में जुट जाएं और जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहने का प्रयास करिए। आज हम लोग देखेंगे कि 2022 में इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को देख ले रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में MCQ के 10 प्रश्न आते हैं, यानी कि 1 नंबर करके 10 प्रश्न। SAQ के आते हैं 1 नंबर करके 10 प्रश्न, यानी कि MCQ और SAQ मिलाकर हो गया 20 नंबर। शॉर्ट टाइप आंसर करने का मतलब 2 नंबर करके 10 प्रश्न रहेंगे, जिस यानी कि 2 नंबर करके 10 प्रश्न, यानी कि 20 मार्क्स। अन्य विषयों की तरह ये थोड़ा सा अलग है। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो रहेगा, यानी कि बड़ा क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 नंबर करके रहेगा और ये आप लोगों को 8 लिखना रहेगा, यानी कि टोटल 40, यानी सब मिलाकर हो गया 80 मार्क्स। इकोनॉमिक्स 2 ग्रुप में बटा हुआ रहता है। एक को हम लोग बोल रहे हैं ग्रुप ए, जिसमें से 60 मार्क्स आएंगे। इसमें से MCQ, SAQ और ऐसे टाइप सभी शामिल हैं। ग्रुप बी से 20 मार्क्स आएगा। इसमें भी MCQ, SAQ और ऐसे टाइप सभी शामिल हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सिर्फ 5 नंबर के कौन कौन से प्रश्न किस किस अध्याय से आ सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि किस अध्याय से 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह के कुल अध्यायों की संख्या 6 है, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो अध्याय है वो है इलास्टिसिटी, यानी कि मांग के लोच की अवधारणा। ये आप लोगों के चैप्टर 3 में है। यहाँ से एक 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। दूसरा है प्रोडक्शंस, ये चैप्टर 4 में है, जिसे हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं उत्पादन फलन। यहाँ से बच्चे 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है जो कि चैप्टर 10 में है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार संतुलन। यहाँ से भी 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि ये लेसन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान रखना है। चौथा है जो कि चैप्टर 14 से आएगा, वो है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समूह। यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है। उसके बाद है चैप्टर, हम लोग देख रहे हैं कि चैप्टर 16 से हम लोग देख रहे हैं मुद्रा एवं बैंक व्यवस्था। यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि जो कि चैप्टर 20 में है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, असमानता एवं बेरोजगारी। यानी कि आप लोग ध्यान रखिए कि इन्हीं लेसन से आप लोगों को बड़ा प्रश्न तैयार करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो हम लोग देख ले रहे हैं। तो बच्चे, इसे मैंने 2 भागों में बांटा है। जो प्रश्न सुलभ है, जल्दी समझ में आता है, जल्दी याद हो जाता है, उसको मैंने एक तरफ रखा है, और जो थोड़े से कठिन प्रश्न है उसको मैंने थोड़ा बाद में रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ये 2 प्रमुख प्रश्न हैं जो कि बैंक एवं मुद्रा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है केंद्रीय बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साख नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत के विभिन्न प्रकार के बेरोजगारी के कारणों तथा उसकी विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में गरीबी के कारणों का वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है भारत में आय की असमानता को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं तथा यह बताइए कि भारत में आय समानता के क्या कारण हैं। अगला प्रश्न भारत में सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। इस प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना में मूल्य वृद्धि या मूल्य जोड़ या उत्पाद विधि या प्रणाली के बारे में चर्चा कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि नेशनल इनकम लेसन से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय मापने के आय गणना विधि की विवेचना कीजिए तथा यह बताइए कि राष्ट्रीय आय मापने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये भी नेशनल इनकम से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, आय के चक्रीय प्रवाह की अवधारणा को रेखा चित्र की सहायता से दिखाइए। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय आय की गणना में व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये सभी 12 प्रश्नों में से सभी प्रश्न बहुत ही सहज है जो कि आसानी से समझ में आ जाते हैं और इन्हें याद करना भी सुविधाजनक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं। उत्पादन प्रक्रियाओं में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन से क्या समझते हो? इन तीनों उत्पादनों के बीच के संबंध को दिखाइए। ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकालीन परिवर्तनशील अनुपात के नियम का वर्णन करें। दीर्घकाल एवं अल्पकाल उत्पादन में क्या अंतर है? नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े पैमाने पर उत्पादन से उत्पन्न होने वाली आंतरिक और बाह्य बचत की अवधारणाओं की व्याख्या करें तथा यह बताइए कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या दोष हैं। ये 3 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, उत्पादन के पैमानों के प्रतिफल के नियम का विश्लेषण करें। उत्पादन वृद्धि नियम एवं लागत से क्या समझते हो? इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन से क्या समझते हो? उत्पादन में अल्पकाल एवं दीर्घकाल में क्या अंतर है? इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। याद रखिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से करना है। अगला प्रश्न है, मांग की लोच अवधारणा से क्या समझते हो? मांग के लोच के विभिन्न प्रकारों को लिखे। यह बताएं कि खाद्यान्न की मांग की लोच के कम होने के क्या कारण है। ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये लेसन 3 यानी कि चैप्टर 3 से है, जहाँ से पहले कोई भी प्रश्न नहीं आता था लेकिन इस बार आएगा। मांग की लोच एवं सीमांत उपयोगिता का ह्रास का नियम क्या है? मांग के लोच को प्रभावित निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा है, मांग की कीमत की लोच क्या है और इसको किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ये जो 3 प्रश्न हैं 17, 18, 19, इसमें से एक प्रश्न जरूर आ जाएंगे और ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है। अगला हम लोग देख रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म के अल्पकालिक संतुलन की अवधारणा क्या है, इसे दिखाइए। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता बतलाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिखाइए कि कैसे एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कुल मांग और कुल आपूर्ति के संपर्क के जरिए किसी वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा, यह स्पष्ट कीजिए कि कैसे कोई फर्म पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल पर संतुलन रहता है। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 20, 21, 22 यहाँ से हम लोग को 2 प्रश्न आएगा। इसी के अथवा में एक प्रश्न बन रहा है, यह स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार दीर्घकालीन संतुलन की अवस्था में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में किस प्रकार से एक संस्था का अल्पकालीन पूर्ति वक्र अपने सीमांत लागत वक्र से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन बंद बिंदु क्या है? किस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म उत्पादन बंद बिंदु पर पहुंचती है? इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोगों को 2 प्रश्न आएंगे, यानी 20 से लेकर 24 तक जो प्रश्न है यहाँ से हम लोगों को 2 करना है। 17 से 19 में हम लोगों को 1 प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। 13 से 17 यहाँ पर 2 प्रश्न हम लोगों को मिल जाएंगे और यहाँ से फिर हम लोगों को 4 प्रश्न मिल जाएंगे।